हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यार फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। इसके पहले हम लोग टर्क पढ़े थे बल आघूर्ण, जिसको बोलते हैं बल आघूर्ण के बारे में डिटेल पढ़ चुके हैं। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है ये इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रैक्टिकली हम लोग जनरल यूज करते हैं कि किस तरह से जब कोई अल्प धारा मापना हो तो हम यूज करें। तो जनरली हम कह सकते हैं कि जो चल कुंडली गैल्वेनोमीटर होता है ये किसी भी मीन्स कह सकते हैं परिपथ में अल्प विद्युत धारा मापने की एक युक्ति है। मीन्स अल्प धारा मापना हो तो हम गैल्वेनोमीटर से ही मापते हैं। तो याद रखिएगा चल कुंडली गैल्वेनोमीटर से क्या हम करते हैं, तो कहेंगे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर एक ऐसी युक्ति है जो अल्प धारा किसी भी परिपथ में प्रवाहित विद्युत अल्प धारा को मापने में प्रयुक्त की जाती है। अब बात करते हैं कि ये जो है वो काम कैसे करता है। तो ध्यान से समझिएगा कि जब हम कोई गैल्वेनोमीटर चल कुंडली गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं तो उसमें जैसी धारा प्रवाहित होती है तो उसमें एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है, जिसके कारण वो उसमें विक्षेपण उत्पन्न हो जाता है और वो विक्षेपण बताता है कि ये जो है इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम बात कर रहे हैं, ध्यान से समझिए, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के डिफिनीशन आप बोर्ड पे आप देख सकते हैं कि यह एक ऐसी उपकरण है जिससे किसी भी विद्युत परिपथ में अल्प विद्युत धारा की माप की जाती है। मीन्स हम कह सकते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर विद्युत परिपथ में प्रवाहित अल्प विद्युत धारा को मापने में प्रयुक्त की जाती है। अब बात करते हैं कि इसका कार्य सिद्धांत क्या है। मीन्स चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सिद्धांत की बात करेंगे कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर इस सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब एक धारावाही लूप या कुंडली को समरूप चुंबकीय क्षेत्र में रख करके धारा प्रवाहित कराते हैं तो उसमें एक बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस बल आघूर्ण के कारण ही अल्प विद्युत धारा को चल कुंडली गैल्वेनोमीटर माप देती है। अब बात करते हैं कि ये गैल्वेनोमीटर चल कुंडली गैल्वेनोमीटर जो होता है वो किस प्रकार का होता है, इसकी बनावट क्या होती है। तो बनावट की बात हम करते हैं। सबसे पहले हम फिगर बताएंगे, फिगर के बाद उसके बारे में हम लोग बोर्ड पे एक्सप्लेन किए हुए हैं, इसके बारे में हम बताएंगे। तो ध्यान से समझिएगा, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में सबसे पहले जो होता है एक हमारा ये मापांक, ये इसको हम बोलते हैं मापांक, ये मापन जिसको बोल देते हैं। इसमें क्या है कि बहुत सारा सेंटीमीटर में दिया हुआ रहता है। इस तरह से हम इसको बना लेते हैं। ये सेंटीमीटर में बहुत सारा बना हुआ रहता है। ये बताता है कि इसमें कितना एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। इसके दो स्टैंड होते हैं। ये इस तरह से स्टैंड हम बना लिए, ये दोनों तरफ स्टैंड बने हुए रहते हैं और ये इस तरह से स्टैंड बन गया। अब ध्यान से समझिएगा, ये स्टैंड बना लेते हैं इस तरह से। अब दोनों स्टैंड के तरफ इसको हम इस तरह से मिला लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि दोनों तरफ अस्थाई चुंबक होता है। इस तरह से हम कर सकते हैं। ये अस्थाई चुंबक होता है। एक तरफ जो होता है नॉर्थ पोल और एक तरफ जो होता है वो साउथ पोल। इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ये जो है अस्थाई चुंबक। इधर भी इसको लिख सकते हैं, क्या है, अस्थाई चुंबक। और इसमें एक इसके बीच में क्या होता है, स्प्रिंग हम कुंडली कहते हैं, ये कुंडली है। इस कुंडली में क्या होता है कि एक हम रड को, छड़ को रख देते हैं। इस कुंडली पर एक छड़ को रख देते हैं और इसके साथ हम एक निर्देशांक हम इस तरह से हम इसको
ये निर्देशांक है। ये निर्देशांक का काम होता है कि कुंडली जिस तरह से घूमती है उसी तरह से ये इसमें प्रवाहित विद्युत धारा को बताती है कि कितना विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसको हम लोग दो टर्मिनल से जोड़ देते हैं। ये जो है टर्मिनल, ये T1 टर्मिनल हो गया और ये जो है T2 टर्मिनल है। ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है जिस पे घूमता है। ये गतिमान कुंडली है। ध्यान से समझिएगा, ये चल कुंडली गैल्वेनोमीटर है। इस तरह से इसका फिगर बनता है। चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में होता क्या है कि एक स्प्रिंग पर हम कुछ कुंडली बना देते हैं और उस कुंडली पर क्या करते हैं, एक लोहे की छड़ छोटा सा रख देते हैं और ये जो छड़ होता है दो अस्थाई, जो अस्थाई आप देख रहे हैं अस्थाई चुंबक के बीच में रख देते हैं। जैसे ही इस टर्मिनल T1 T2 से धारा प्रवाहित कराते हैं तो ये कुंडली घूमने लगती है। ये मापांक ये बताता है कि कितना इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसी के बारे में हम फिगर के बारे में लिखे हुए हैं, ध्यान से समझिएगा। बनावट में हम क्या करते हैं कि इसमें एक कुंडली होती है, ये आप देख सकते हैं, ये कुंडली है जिसको एक अधातु फ्रेम पर लपेट कर रखा जाता है। इसको अधातु फ्रेम पर इसको लपेट करके रख देते हैं। कुंडली को स्थिर चुंबक के दो ध्रुवों के मध्य लटका कर रखा जाता है। या आप देख सकते हैं इस कुंडली को दो ध्रुवों, एक नॉर्थ ध्रुव है, एक साउथ, यानी कि एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव के बीच में लटका करके रख देते हैं। जो आकार में बेलनाकार होता है, आप देख सकते हैं कि ये जो आप चुंबक देख रहे हैं स्थायी चुंबक, ये बेलनाकार रूप में होता है। इस बेलनाकार चुंबक के रूप के बीच में उस कुंडली को रख देते हैं। धारा मापी के टर्मिनल T1 और T2 कुंडली के सिरों से संबंधित होते हैं। ये T1 टर्मिनल और ये T2 टर्मिनल ये धारा मापी से क्या होते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। स्प्रिंग कुंडली पर अल्प प्रत्यानयन बल युग्म आरोपित करती है। कोमल लोहे का एक टुकड़ा कुंडली के फ्रेम के मध्य रखा जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये कोमल लोहे के टुकड़ा है जो फ्रेम के कुंडली के मध्य में रख देते हैं। अब जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराते हैं वैसी इसमें एक बल आघूर्ण उत्पन्न होता है और ये बल आघूर्ण क्या करता है, ये धारा को मापने में काम करता है। अब बात करेंगे कि किस तरह से ये काम करता है, ध्यान से आप समझिएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर थोड़ा सा टाइम दीजिए स्क्रीनशॉट लेने के लिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेंगे तभी हम नोट्स कंप्लीट कर पाएंगे। तो आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब बात करेंगे इसके आगे की बात, ध्यान से समझिएगा। बनावट में तो हम बना लिए। अब इसमें जैसी धारा प्रवाहित कराते हैं इस कुंडली को क्या करता है कि बल आघूर्ण लगाता है। ये बल आघूर्ण आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसके पिछले वाले वीडियो में। तो हम लोग बल आघूर्ण पढ़े थे, आप जानते हैं बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है। यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि बल आघूर्ण बराबर कितना होता है। बल आघूर्ण बराबर कितना होता है आप जरूर बताइए। ध्यान से समझिएगा, जब धारा कुंडली में प्रवाहित होती है तब बल आघूर्ण
उत्पन्न होता है। अर्थात टाउ इज इक्वल टू NIAB साइन थीटा। ध्यान से समझिएगा, ये हम लोग बल आघूर्ण के बारे में पढ़ चुके हैं कि बल आघूर्ण टाउ बराबर NIAB साइन थीटा होता है, जहां टाउ जो है वो बल आघूर्ण है, एन जो है वो कुंडली में फेरों की संख्या, जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत सारा फेरा है तो कुंडली में फेरों की संख्या है, आई जो है कुंडली में प्रवाहित विद्युत धारा है, ए जो है कुंडली का क्षेत्रफल है, बी जो है ये नॉर्थ पोल साउथ पोल देख रहे हैं, दोनों का चुंबकीय क्षेत्र है, थीटा जो है वो कुंडली से बना और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बना कोण है। तो इस तरह से ये बल आघूर्ण कब उत्पन्न होता है? जब धारा कुंडली में प्रवाहित होती है तो उसमें बल आघूर्ण उत्पन्न होते हैं। जब बल आघूर्ण उत्पन्न होते हैं तो टाउ बराबर NIAB साइन थीटा हो जाता है। ध्यान से आप समझिएगा, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तब टाउ एन हम लिख सकते हैं, टाउ एन इज इक्वल टू NIAB साइन 90 का वैल्यू आप जानते हैं, साइन 90 इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये टाउ एन इज इक्वल टू NIAB हो गया। और ये जो बल आघूर्ण होता है विक्षेपण आघूर्ण के नाम से जाना जाता है। यह बल आघूर्ण विक्षेपण आघूर्ण के नाम से जाना जाता है। ध्यान से समझिएगा, टाउ एन इज इक्वल टू NIAB, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और ये टाउ एन इज इक्वल टू NIAB को हम लोग बोलते हैं यह बल आघूर्ण विक्षेपण आघूर्ण या विक्षेप आघूर्ण के नाम से जाना जाता है। और ये विक्षेप आघूर्ण जो होता है ये कब उत्पन्न होता है? जैसे इसमें विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं, इसमें ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। तो हम लिख सकते हैं, जैसे ही कुंडली विक्षेपित होती है, इसमें धारा प्रवाहित कराते हैं तो कुंडली क्या होती है? विक्षेपित हो जाती है। तो विक्षेपित होने के कारण निलंबित तार में ऐंठन उत्पन्न हो जाता है। ये जो तार है, ये स्प्रिंग आप देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे तार हमको लपेटे हुए रहते हैं, ये तार में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है तो प्रत्यानयन बल उत्पन्न हो जाता है। ये प्रत्यानयन बल, मान लिया कि के प्रत्यानयन बल युग्म निलंबन तार की प्रति इकाई ऐंठन पर हो तो अल्फा विक्षेप के लिए प्रत्यानयन बल युग्म टाउ एन इज इक्वल टू के अल्फा होगा। ध्यान से समझिएगा, टाउ एन इज इक्वल टू NIAB जो है ये तो विक्षेपण आघूर्ण या विक्षेप आघूर्ण बोल देंगे। ये विक्षेप आघूर्ण कब होता है? जब इस टर्मिनल में धारा प्रवाहित कराते हैं तो इसके जो कुंडली बनी हुई रहती है इसमें ऐंठन उत्पन्न होने लगता है। इस ऐंठन के कारण प्रत्यानयन बल युग्म का निर्माण होता है। मान लिया कि प्रति इकाई ऐंठन पर प्रत्यानयन युग्म बल अगर अल्फा विक्षेप हो तो इसके लिए जो बल युग्म होगा वो TN इज इक्वल टू के अल्फा होगा। और यदि मान लिया कि इसके अगर जो आप निर्देशांक देख रहे हैं, इसको अगर हम सीधी रूप में अगर इसको बात करें कि मीन्स जो निर्देशांक है अगर संतुलन अवस्था में हो, संतुलन अवस्था के लिए जो विक्षेपण आघूर्ण है, विक्षेपण आघूर्ण ये बराबर हो जाएगा प्रत्यानयन बल युग्म के, प्रत्यानयन बल युग्म
तो विक्षेपण आघूर्ण के जगह पर हम टाउ इज इक्वल टू NIAB लिख सकते हैं। NIAB इज इक्वल टू प्रत्यानयन बल युग्म के जगह पर के अल्फा लिख सकते हैं, या I अगर हमें निकालना हो तो लिखेंगे के अल्फा बाई NAB लिख सकते हैं। I इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, के अल्फा बाई NAB लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऊपर लिख रहे हैं ध्यान से समझिएगा। ये I इज इक्वल टू के अल्फा बाई NAB के जगह पर हम I इज इक्वल टू कैपिटल GA कर लेते हैं, जहां लिखेंगे कैपिटल G इज इक्वल टू के बाई NAB। ये हम कहेंगे जो गैल्वेनोमीटर है ये नियतांक है, मीन्स नियतांक गैल्वेनोमीटर मीटर का कर सकते हैं। ये कैपिटल G जो है, कैपिटल G एक नियतांक है जिसका मान जो होता है K बाई NAB। इसका जो हम वैल्यू करेंगे ये नियतांक के रूप में होता है, इसलिए I इज इक्वल टू कैपिटल GA हो गया। तो ध्यान से समझिएगा, मीन्स I जो है वो समानुपाती ये अल्फा के है। अल्फा है क्या, तो कहेंगे अल्फा जो है प्रति एकांक ऐठन पर विक्षेपण आघूर्ण है। विक्षेपण हम कहेंगे प्रत्यानयन बल युग्म है, यानी कि प्रति एकांक ऐठन पर अगर अल्फा विक्षेप के लिए हो तो हम कहेंगे प्रत्यानयन बल युग्म के लिए I अनुक्रमानुपाती अल्फा। यहां ध्यान से समझिएगा कि जो विद्युत धारा प्रवाहित होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो विद्युत धारा हम कह सकते हैं कि प्रत्यानयन बल युग्म पर निर्भर करता है, और फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, जो कुंडली है उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। तो इस तरह से बल युग्म हो गया, बल युग्म। और ये आपका हम कह सकते हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। अब बात करेंगे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का उपयोग क्या होता है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के उपयोग। कभी कभी आता है आपके एग्जाम में चल कुंडली गैल्वेनोमीटर के उपयोग लिखिए, 2 नंबर के कम से कम 2 नंबर के मार्क्स पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, पहला नंबर में चल कुंडली मीटर का उपयोग। यूजेस ऑफ गैल्वेनोमीटर। पहला यूज जो है लिखेंगे, या किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापती है, या किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापती है। ध्यान से समझिएगा कि चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, तो सिंपली कहेंगे विद्युत धारा को मापा जाता है। विद्युत धारा मीन्स अल्प विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। दूसरा उपयोग की बात करते हैं,
यदि गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध, जिसको शंट भी बोलते हैं, शंट मतलब अल्प प्रतिरोध, जोड़कर हम अमीटर बना सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर के समानांतर क्रम में अल्प प्रतिरोध का मतलब होता है शंट को जोड़कर एमीटर हम बना सकते हैं, एमीटर बना सकते हैं। तीसरा पॉइंट में लिखेंगे, यदि गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ा जाए तो वोल्ट मीटर बना सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, कभी कभी एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि जब वोल्ट मीटर बनाना हो तो किस क्रम में गैल्वेनोमीटर के जोड़ा जाए, या किस क्रम में एमीटर को मीन्स अल्प प्रतिरोध को जोड़ा जाए कि वो एमीटर का फॉर्मेशन कर जाए। तो हम करेंगे क्या कि सबसे पहला अगर हमको निकालना हो कि एमीटर बनाना हो गैल्वेनोमीटर के थ्रू, तो हम करेंगे क्या कि अल्प प्रतिरोध को समानांतर क्रम में हम गैल्वेनोमीटर के साथ जोड़ते हैं तो एमीटर का निर्माण बन जाता है। तो एमीटर बनाने में है गैल्वेनोमीटर का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपको वोल्ट मीटर बनाना हो तो वोल्ट मीटर बनाने के लिए हम उच्च प्रतिरोध को हम गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो वो वोल्ट मीटर का निर्माण हो जाता है। कभी कभी हम क्या करते हैं, ओम मीटर भी बना लेते हैं विशेष प्रबंध के द्वारा। 4th पॉइंट में लिखेंगे, विशेष प्रबंध के द्वारा ओम मीटर भी बना सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि विशेष प्रबंध करके हम गैल्वेनोमीटर के थ्रू ओम मीटर का भी निर्माण कर सकते हैं। ओम मीटर आप जानते हैं, ओम मीटर जो विद्युत प्रतिरोध होता है उसको ज्ञात करने में किया जाता है, और किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग व्हीटस्टोन सेतु पढ़ चुके हैं। व्हीटस्टोन सेतु में जिसमें 4 प्रतिरोध होते थे, उसके बीच में हम गैल्वेनोमीटर यूज करते थे। वो गैल्वेनोमीटर उस व्हीटस्टोन सेतु का मीन्स विद्युत धारा ज्ञात करने में काम करता था। तो इस तरह से हमारा चल कुंडली गैल्वेनोमीटर का हम कह सकते हैं कि उपयोग हो गया। अब बात करेंगे इसके नेक्स्ट टॉपिक की, मीन्स गैल्वेनोमीटर के धारा मापी की सुग्राहिता, मीन्स चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की जो सुग्राहिता है उसकी बात। अब हम लोग बात करेंगे गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता। गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता होती क्या है? जैसे ही गैल्वेनोमीटर में अल्प विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता में सेंसिटिविटी में वृद्धि होती है। सुग्राहिता का मतलब विक्षेप, यानी कि जब गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित करते हैं तो वो जो निर्देशांक था वो उसके अंदर विक्षेप उत्पन्न होने लगता है। ये विक्षेप
निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला तो हम कह सकते हैं विद्युत धारा पर निर्भर करता है और दूसरा विद्युत विभव पर निर्भर करता है। तो धारा के लिए हम बोल देते हैं विद्युत सुग्राहिता मीन्स धारा सुग्राहिता और विभव के लिए बोल देते हैं विभव सुग्राहिता। तो अब हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर की सुग्राहिता का। यदि गैल्वेनोमीटर की कुंडली से प्रवाहित अल्प धारा यदि गैल्वेनोमीटर की कुंडली से प्रवाहित अल्प धारा इसमें अधिक विक्षेप उत्पन्न करे तो गैल्वेनोमीटर अधिक सुग्राहिता होती है। जब अल्प धारा प्रवाहित होती हो तो उसमें विक्षेप अधिक होता है तो उसे हम कहते हैं अधिक सुग्राहिता मीन्स गैल्वेनोमीटर में विक्षेपण अधिक हो रहा है। तो ये दो बातों पर निर्भर करता है मीन्स सुग्राहिता जो होती है दो होती है, एक हमारा धारा सुग्राहिता और दूसरा विभव सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता का मतलब एकांक हम कह सकते हैं धारा सुग्राहिता गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता इसमें प्रवाहित विद्युत धारा के कारण उत्पन्न विक्षेप से प्रदर्शित की जाती है। जितना अधिक विक्षेप होता है उत्पन्न जब धारा देते हैं गैल्वेनोमीटर में तो उसमें जितना अधिक विक्षेप उत्पन्न होता है उसी को हम धारा सुग्राहिता कर देते हैं। तो ध्यान से फिर एक बार समझ लीजिए, गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता इसमें प्रवाहित प्रति इकाई धारा के कारण उत्पन्न विक्षेप से प्रदर्शित की जाती है। प्रति इकाई धारा पर मीन जितना अधिक धारा देते हैं उसके इकाई विक्षेपण उत्पन्न होता है तो उसी को धारा सुग्राहिता कह देते हैं। अर्थात धारा सुग्राहिता इज इक्वल टू अल्फा बाई आई कह देते हैं। चूंकि आई बराबर अभी हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में के अल्फा बाई एन ए बी, के अल्फा बाई एन ए बी। तो ये अल्फा अल्फा अगर हम कैंसिल करते हैं ये तो एन ए बी ऊपर जाएगा एन ए बी बाई के मीन्स धारा सुग्राहिता का फॉर्मूला हो गया एन ए बी बाई के। तो धारा सुग्राहिता अगर बढ़ाना हो तो धारा सुग्राहिता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना होगा। पहला, कुंडली में फेरों की संख्या मीन्स एन का मतलब हुआ कुंडली में फेरों की संख्या। जितना ही कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाएंगे धारा सुग्राहिता उतना ही अधिक होगी। सेकेंड जो है वो कुंडली की क्षेत्रफल, कुंडली का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उसकी धारा सुग्राहिता उतना ही अधिक होती है। बी का मतलब हुआ कि चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान से समझिए गैल्वेनोमीटर में जितना ही अधिक चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी धारा सुग्राहिता उतना ही अधिक होती है। और की का मान जो है प्रत्यानयन युग्म बल है, प्रत्यानयन युग्म बल है, इसका मान कम होगा तो धारा सुग्राहिता का मान में वृद्धि होती है। तो जिस तरह से प्रति इकाई धारा पर हम उत्पन्न विक्षेप की बात किए थे जिसको धारा सुग्राहिता बोलते हैं, ठीक उसी तरह से प्रति इकाई विभव पर विक्षेप का जो मान होता है उसको हम विभव सुग्राहिता कह देते हैं। अर्थात विभव सुग्राहिता को अगर परिभाषित करना हो तो कहेंगे गैल्वेनोमीटर की विभव सुग्राहिता इस बात पर आरोपित होती है कि प्रति इकाई विभव पर गैल्वेनोमीटर में उत्पन्न विक्षेप से ज्ञात की जाती है या व्यक्त की जाती है। अर्थात हम विभव सुग्राहिता की बात करें तो विभव सुग्राहिता बराबर अल्फा बाई भी कर लेते हैं। चूंकि भी बराबर आप जानते हैं ओम के नियम से आई आर, तो हम भी बराबर आई आर लिख लिए। जैसे कि अभी हम लोग पढ़े हैं आई इज इक्वल टू के अल्फा बाई एन ए बी, तो ये यदि हम अल्फा अल्फा कैंसिल कर देते हैं तो एन ए बी ऊपर जाएगा तो एन बी ए बाई के आर हो जाएगा। तो इस तरह से ये विभव सुग्राहिता हुआ। तो विभव सुग्राहिता भी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है, कुंडली के फेरों की संख्या पर निर्भर करता है, कुंडली के जो चुंबकीय क्षेत्र है उस पर निर्भर करता है और कुंडली के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। इसका मान अधिक होगा तो विभव सुग्राहिता का मान भी अधिक होगा। एक बार फिर समझ लीजिए सुग्राहिता है क्या, विक्षेपण जितना ही अधिक विभव होगा उसके अनुसार विक्षेप उत्पन्न होगा, इसी को सुग्राहिता कहते हैं। तो इस तरह से ये जो हम लोग गैल्वेनोमीटर का वीडियो पढ़े हैं चल कुंडली गैल्वेनोमीटर, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और
आप इस चैनल के लिए नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इससे भी अच्छा टॉपिक, नए नए टॉपिक जो आपके सिलेबस में है वो सब आपको पढ़ाया जाएगा। तो इस सारे वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा। तो फिर हम लोग एक नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।